जय माता जी बच्चों सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़कर श्लोक बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बच्चों हमने जब पहले अभी हम प्रैक्टिस शीट से ही रिवीजन करेंगे। तो प्रैक्टिस शीट में हम खंड क आपको करवा चुके हैं, वो था पठित गद्यांश और पद्यांश अर्थात सीन पैसेजेस। और अब हम जो नेक्स्ट लेने वाले हैं वो है खंड ख अपठित गद्यांश, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार हम इसको अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद हमको इसमें से कुछ आंसर्स इसके लेने होंगे। तो मैं ये पैराग्राफ रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको ये सब इनके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। आधुनिक युग में प्लास्टिक ने सबसे अधिकतम नुकसान पर्यावरण को पहुंचाया है। पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। उसके प्रयोग से सांस और त्वचा संबंधी रोगों तथा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पॉलीथीन नष्ट न होने के कारण भूमि की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर देता है। पॉलीथीन की अधिकता भूमि के जल स्तर को घटा रही है और उसे जहरीला बना रही है। अर्थात यहाँ पर पॉलीथीन के प्रयोग से कितना बड़ा खतरा हो जाता है, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक है और हमारे भूमि के जल स्तर को भी वो घटा रही है और हमारी जो भूमि की मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता को भी वो नष्ट कर देती है। तो पॉलीथीन से हमें कितने नुकसान पहुंच रहे हैं, तो यही इस पैसेज में है। तो इसके कुछ उत्तर हैं, क्वेश्चन हैं, उसके हमें आंसर्स देने होंगे। तो इसमें क है, प्लास्टिक ने सबसे अधिकतम नुकसान किसको पहुंचाया। तो आप देख सकते हो जैसे कि आंसर इसी पैसेज में होते हैं, बस हमें ढूंढना होता है। तो आधुनिक युग में प्लास्टिक ने सबसे अधिकतम नुकसान पर्यावरण को पहुंचाया है। तो इसका फर्स्ट जो आंसर है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है। तो आधुनिक युग में तो आप लिख सकते हो कि प्लास्टिक ने सबसे अधिकतम नुकसान पर्यावरण को पहुंचाया है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, इसके प्रयोग से कौन कौन से रोगों का खतरा बढ़ जाता है, मतलब कौन कौन से रोग हो जाते हैं। सांस, त्वचा तथा कैंसर या प्यास लगना। तो जैसे कि आपने पैराग्राफ में देखा होगा कि इसमें थर्ड लाइन में ही लिखा हुआ है सांस त्वचा संबंधी रोगों तथा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका आंसर भी यही होगा, सांस, त्वचा तथा कैंसर। तो उस पर हम टिक कर देंगे। इसका ख का फर्स्ट है इसका आंसर। और नेक्स्ट है, पर्यावरण को किसने सबसे अधिकतम नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो पैसेज था आपने पढ़ा होगा, तो ये पर्यावरण को किसने सबसे अधिकतम नुकसान पहुंचाया है, प्लास्टिक ने या लकड़ी ने। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्लास्टिक। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसका, भूमि का अर्थ बताइए। भूमि का अर्थ यहाँ पर क्या है, धरती या जल। सभी को पता है भूमि का अर्थ है धरती। रोग का विलोम बताइए। रोग का विलोम क्या हो सकता है, यानी कि उसका अपोजिट। रोग का विलोम होगा निरोग। निरोग का अर्थ होता है यहाँ पर जिसको कोई रोग ना हो, जिसको कोई बीमारी ना हो। तो रोग का अर्थ होता है कोई बीमारी और निरोग का अर्थ होता है जस्ट उसका उल्टा, कि कोई बीमारी ना हो। तो इस तरीके से जो अपठित गद्यांश जो हैं आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उनके आंसर्स इस प्रकार से ही देने होंगे। तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नारी अपने परिवार की आधारशिला होती है। वर्तमान युग में नारी दोहरी भूमिका निभा रही है। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली है। तो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र या प्रशासनिक क्षेत्र, वह हर क्षेत्र में अपनी कार्य क्षमता का कुशलता से परिचय दे रही है। आज सेना तथा पुलिस सेना में भी महिलाएं कार्य कर रही हैं। यहाँ तक कि नारी अब अंतरिक्ष में भी जा चुकी है। हमारे देश की भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी
महिला थीं जिन्होंने प्रशासन का कार्य सफलतापूर्वक निभाया था। तो बच्चों इसका आंसर भी इसी के अंदर है। नारी किसकी आधारशिला होती है? तो आप लिख सकते हो, इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है नारी अपने परिवार की आधारशिला है। तो इसके ऑप्शन दो हैं, समाज की और परिवार की। तो नारी सबसे पहले परिवार की आधारशिला होती है, उसके बाद समाज की। तो आप नारी किसकी आधारशिला होती है, तो आप परिवार पर टिक कर सकते हो और इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है पैसेज में। इसका जो क्वेश्चन ख है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे देश के कौन से पद पर कार्य कर चुकी हैं, ये आपको पता है और इस पैराग्राफ में लास्ट लाइन में भी लिखा हुआ है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुकी हैं, तो हम राष्ट्रपति पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, देश शब्द का विलोम क्या है? देश शब्द का विलोम है, आप बता सकते हो, देश शब्द का विलोम है विदेश, तो हम विदेश पर टिक कर देंगे। विलोम का अर्थ होता है अपोजिट। अब नेक्स्ट है, कौन पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चल रही है? तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, कोई बता सकता है? तो इसमें आंसर इसी में ही है। कौन पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चल रही है? तो नारी पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चल रही है। तो हमको इसी तरीके से इसका आंसर देना है। अंतरिक्ष में कौन जा चुकी है? अंतरिक्ष में आप क्या लिख सकते हो? नारी अंतरिक्ष में जा चुकी है, क्योंकि इसका आंसर इसी पैराग्राफ में आप देखोगे कि नारी अंतरिक्ष में जा, यहाँ तक कि नारी अब अंतरिक्ष में भी जा चुकी है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है वो नारी के आधार पर ही है। नेक्स्ट जो इसका गद्यांश है वह है अपठित गद्यांश। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाणी ईश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है। यदि व्यक्ति के पास वाणी ना हो तो यह संसार सूना लगेगा। वाणी मतलब आवाज़, ठीक है। मीठी वाणी सभी लोगों का प्रभावित करती है। मीठी वाणी मतलब जो हम अच्छे से बात करते हैं तो हम उसको मीठी वाणी बोलते हैं। जो लोग मधुभाषी होते हैं, यानी कि जो लोग अच्छे से बात करते हैं वो मधुभाषी होते हैं, उन्हें सभी पसंद करते हैं। तो उनकी आवाज़ को सभी पसंद करते हैं, उनके साथ बैठना सभी को अच्छा लगता है। कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण ही सब लोगों द्वारा पसंद की जाती है। कोयल की जो आवाज़ होती है बहुत ही सुरीली होती है, इसीलिए सब के द्वारा वो पसंद की जाती है। और कटुभाषी लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। अर्थात जो कटुभाषी, जो कठोर तरीके से बोलते हैं, बहुत ही उखड़े हुए स्वभाव से बोलते हैं, तो उनको कोई पसंद नहीं करता। मीठी वाणी अमृत के समान होती है, अतः हमें हमेशा मधुर वाणी में ही बात करनी चाहिए। यानी कि हमें मधुर वाणी में ही बात करनी चाहिए, मतलब अच्छी वाणी में ही हमको बात करनी चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है, वाणी ईश्वर का दिया हुआ कैसा वरदान है? वाणी ईश्वर का दिया हुआ कैसा वरदान है, आप बता सकते हो? वाणी ईश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है। तो हमें इसमें अनमोल से ही पूरा ये उत्तर खत्म करना है। तो हमें पूरा पूरा लिखना है कि वाणी ईश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है। फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन है इसकी, कौन सी वाणी सभी लोगों को प्रभावित करती है? तो आप बता सकते हो कौन सी वाणी सभी लोगों को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है कि मीठी वाणी सभी लोगों को प्रभावित करती है। अब ग में इसका क्वेश्चन है, कैसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं? कटुभाषी या मधुरभाषी? तो आपको टिक करना है मधुरभाषी पर। मीठी वाणी किसके समान होती है? अमृत या विष? मीठी वाणी अमृत के समान होती है। ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? ईश्वर का पर्यायवाची है वर या परमात्मा? तो ईश्वर का पर्यायवाची होता है परमात्मा। तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वह है अपठित पद्यांश, यानी कि कोई कविता जो आप ना पढ़ी हो उसमें से क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं आपको। तो नेक्स्ट है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो पर्वत हमसे क्या कह रहा है? पर्वत
हमसे शीश उठाने के लिए कह रहा है। तो इसका जो आंसर होगा तो उसको आपको आंसर में लिखना है कि पर्वत हमको शीश उठाने को कह रहा है। नेक्स्ट है धैर्य न छोड़ने की बात कौन कह रहा है? धैर्य न छोड़ने की बात कौन कह रहा है? धैर्य न छोड़ने की बात पृथ्वी कह रही है। नेक्स्ट है इसका सारे संसार में को कौन ढककर रखता है? सारे संसार को नभ, नभ यानी कि आकाश ढककर रखता है। तो आप आकाश पर, नभ पर टिक लगाएंगे। लहराकर कौन बात करता है? तो लहराकर कौन बात करता है, धरती या सागर? तो आपके इस पैराग्राफ में ही छुपा हुआ है, तो उसका आंसर है लहराकर कौन बात करता है, सागर। किसको ढकने की बात हो रही है, संसार को या घर को? तो इसमें पैराग्राफ में ही है संसार को, तो आप संसार पर टिक कर। तो इसका नेक्स्ट जो है खंड ग में जो है एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय हैं, तो आपको उसमें सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। फर्स्ट है मौखिक तथा लिखित किसके रूप होते हैं? मौखिक तथा लिखित रूप भाषा या व्याकरण? तो मौखिक तथा लिखित जो होते हैं भाषा के रूप होते हैं, तो आप भाषा पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत, तो संस्कृत पर आप टिक करेंगे। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के 2 प्रकार हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। फिफ्थ इज डैश के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो सिक्स्थ जो है वह हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो कोई बता सकता है कि हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। और हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी की वर्णमाला में कुल 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। 7th का आंसर यही है। 8th है किसी भी वस्तु व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो हम संज्ञा पे टिक करेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। अब व्यक्तिवाचक किसका भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटो। 11th में ताजमहल लड़की या लड़का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह है ताजमहल। और 12th है भाववाचक संज्ञा छांटो। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है दिल्ली, सुंदरता या सूरत, तो आप सुंदरता पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा छांटो। जातिवाचक संज्ञा कक्षा, सेना या मैं या तुम, तो आप फर्स्ट पर इसका टिक करेंगे, वो है कक्षा और सेना। नेक्स्ट है शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लिंग कहते हैं, यानी कि जेंडर कहते हैं, तो हम लिंग पर टिक करेंगे। नेक्स्ट 15th पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसके भेद हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसके भेद हैं? लिंग के। अब नेक्स्ट है लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, तो आप 2 पर टिक कर देंगे। बालक को स्त्रीलिंग में बदलिए, तो बालक का स्त्रीलिंग क्या रूप है? वो है बालिका। नेक्स्ट 18 छात्र को स्त्रीलिंग में बदलिए। छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्रा। नेक्स्ट 19 बेटी पुल्लिंग में बदलिए। बेटी को मतलब पुल्लिंग में बदलिए, तो उसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? वो होगा बेटा। 20th बकरी को पुल्लिंग में बदलिए, तो बकरी का पुल्लिंग क्या होगा? बकरी का पुल्लिंग होगा बकरा। नेक्स्ट 21 है वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो आप 2 पर टिक करेंगे। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन या बहुवचन। तो अधिक संख्या इसमें लिखा है, तो हम सीधे सीधे बहुवचन पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 23rd सड़क को बहुवचन में बदलिए, यानी कि उसको प्लूरल
जिसको हम प्लूरल बोलते हैं, तो सड़क को हम बहुवचन में चेंज करेंगे तो वो लिखेंगे हम सड़कें। पंखा को बहुवचन में बदलिए, वो होगा पंखे। नेक्स्ट, मक्खी को बहुवचन में बदलिए, 25 जो है इसका क्वेश्चन, तो मक्खी का बहुवचन होगा, वो होगा मक्खियाँ। उसके बाद 26 है बहनें। बहनें को एक वचन में बदलिए, क्योंकि बहनें ऑलरेडी बहुवचन में है तो हमको एक वचन में बदलना है, तो वो होगा बहन। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट, आकाश डैश तारे चमक रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? मैं, तुम, क्यों। तो इसमें आएगा आकाश में तारे चमक रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 29, कविता डैश पाठ याद कर लिया, तो इसमें क्या आएगा? कविता ने पाठ याद कर लिया, तो कविता ने, तो आप ने पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 30, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं क्या कहते हैं उनको? उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। नेक्स्ट 32, ये, यह, वे, हम, तुम किसके शब्द हैं? ये सब सर्वनाम के शब्द हैं, जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यह, वे, हम, तुम, ये सब किसके शब्द हैं? ये सब सर्वनाम के शब्द हैं। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, गणित का सवाल हल कर रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा? मैं, वह, तुम। तो ये मैं, वह, तुम क्या आएगा इसमें से? इसमें से आएगा मैं गणित का सवाल हल कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो आप 4 पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज 35, करेला बहुत डैश होता है, तो करेला बहुत डैश होता है, तो कड़वा या मीठा, तो आप कड़वा पर टिक कर देंगे। ये सब विशेषण चल रहा है। नेक्स्ट है 36, तालाब में डैश कमल खिलते हैं, तो आपको क्या लिखना है? तालाब में गुलाबी कमल खिलते हैं, तो आप गुलाबी लिखेंगे, उसमें गुलाबी पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट 37, अब ये है घी के दिए जलाना। अब ये घी के दिए जलाना क्या है? घी के दिए जलाना एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ क्या है? खुशी मनाना या लड़ना? तो उसका अर्थ है खुशी मनाना, तो हम खुशी मनाना पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 38, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है? तो छक्के छुड़ाना का अर्थ है हराना या पराजित या भूख लगना, तो उसका अर्थ है हराना अर्थात पराजित, तो हम हराना पर टिक कर देंगे। उसके बाद 39 है, हवा से बातें करना का अर्थ बताइए। हवा से बातें करने का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना, तो हम बहुत तेज दौड़ना पर भी टिक कर देंगे। गगन आसमान किसके पर्यायवाची हैं? गगन आसमान आकाश के पर्यायवाची हैं या धरती के? तो गगन और आसमान तो आकाश के ही पर्यायवाची हैं ना, तो हम आकाश पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 41, आग का पर्यायवाची क्या है? आग का पर्यायवाची है अग्नि या अनल या नर या मानव, तो आग का पर्यायवाची अग्नि और अनल, जिस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 42, पानी का पर्यायवाची क्या है? पानी का पर्यायवाची ध्वज, केतु या जल, नीर, तो पानी का पर्यायवाची है जल, नीर, तो ये तो आपने सुना ही होगा जल, तो पानी का पर्यायवाची है जल, नीर। तो बच्चों इसी तरीके से आपको एमसीक्यूज को पढ़कर सही उत्तर पर टिक करना है। नेक्स्ट हम लेंगे खंड घ। खंड घ में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वह आपके परिवेश के जो भी सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको उनको पढ़कर उनके आंसर देने हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से हमको इनके आंसर देने हैं। कवि ने अमर सपूतों किसे कहा? कवि ने अमर सपूतों बच्चों को कहा या माता पिता को?
तो कवि ने अमर सपूतों बच्चों को कहा। तो ये आपकी इस परिवेश की कविता से ही लिया गया है। सेकंड, कवि मुरझाए सुमनों में क्या भरना चाहता है? कवि मुरझाए सुमनों में मुस्कान या धूप? तो इसका सही आंसर होगा मुस्कान। थर्ड इज धरा का अर्थ क्या है? धरा का अर्थ पानी या धरती? तो धरा का अर्थ है धरती। मगध के राजा का क्या नाम था? मगध के राजा का नाम शुद्धोधन या संदीप? तो मगध के राजा का नाम था शुद्धोधन। सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था? फिफ्थ क्वेश्चन इज सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था? सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। तो आप देवदत्त पर सही का टिक कर देंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, हंस पर किसका ज्यादा हक था? बचाने वाले का, मारने वाले का? तो हंस पर बचाने वाले का हक था, तो फर्स्ट पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट सेवेंथ, हक का अर्थ क्या है? हक का अर्थ है अधिकार या प्रकार? तो हक का अर्थ अधिकार, तो हम अधिकार पर टिक कर देंगे। एट्थ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है या 25 दिसंबर को? 15 मार्च इसका सही आंसर है, तो हम 15 मार्च पर सही का टिक कर देंगे। नाइन्थ क्वेश्चन इज संभव को किस चीज का शौक था? संभव को बाहर खाने पीने की चीज का शौक था, तो इसका सही आंसर तो यही है। तो फर्स्ट इसका आंसर है नाइन्थ का फर्स्ट। नेक्स्ट इज विश्वास का अर्थ लिखिए। तो विश्वास का अर्थ है भरोसा। 11th इज सीप के मुंह में जाने पर बूंद क्या बनी? मोती या फूल? तो इसका सही अर्थ है मोती। नेक्स्ट इज 12th, समुद्र का अर्थ लिखिए। समुद्र या धूप? तो समुद्र का सही अर्थ है वह है समुद्र, तो आप समुद्र पर सही टिक कर देंगे। नेक्स्ट 13th, कबूतर की कहाँ घाव हो गया था? तो आपको पता है कबूतर के कहाँ घाव हो गया था? कबूतर के गर्दन पर घाव हो गया था, तो हम गर्दन पर सही का टिक कर देंगे। पतंग की डोर से कौन उलझ गया? पतंग की डोर से तोता उलझ गया या कबूतर? तो 14th का आंसर है कबूतर। नेक्स्ट इज पापा ने घायल कबूतर को कहाँ ले जाने का सुझाव दिया? पापा ने घायल कबूतर को पक्षियों का अस्पताल पर हम सही का टिक कर देंगे। बाल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिसे हम चिल्ड्रंस डे भी बोलते हैं। तो हम जवाहरलाल नेहरू पर टिक कर देंगे। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट आंसर है। सलीम का दाखिला किसने करवाया? सलीम का दाखिला अंकित के माता पिता ने कराया। चिड़िया कब जागती है? सवेरे या रात? चिड़िया सवेरे जागती है, तो हम सवेरे पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज 19, टोली का अर्थ क्या है? टोली का अर्थ है झुंड यानी कि ग्रुप, तो झुंड इसका सही आंसर है, तो झुंड पर हम सही का टिक कर देंगे। नेक्स्ट है मिट्टी में कौन सोया था? मिट्टी में अंकुर सोया था, तो हम अंकुर पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है 21, उपचार का अर्थ क्या है? उपचार का अर्थ होता है इलाज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीटमेंट, तो इलाज इसका सही आंसर है, तो हम उस पर सही का टिक कर देंगे। नेक्स्ट है सपूतों का अर्थ क्या है? तो सपूतों का अर्थ है राक्षस या लायक पुत्र, तो आप बता सकते हो सपूतों का सही अर्थ क्या है? सपूतों का सही अर्थ है लायक पुत्र, तो हम लायक पुत्र पर सही का टिक कर देंगे। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे जो परिवेश के एमसीक्यूज हैं आएंगे, तो आपको ये कंप्लीट करना है। अब बच्चों इसी खंड ग में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमको लिखने होंगे।
उनके हमें आंसर्स देने होंगे, इन पर हमें टिक नहीं करने हैं, इनके हमें आंसर्स को लिखने होंगे। सिद्धार्थ को हंस कहाँ मिला? तो आपको मालूम है इस का आंसर, सिद्धार्थ को हंस बाग में मिला। तो आप सही आंसर इसका है सिद्धार्थ को हंस बाग में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बड़े होकर क्या बने? सिद्धार्थ बड़े होकर क्या बने, किसी को पता है? सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हंस दर्द से क्यों छटपटा रहा था? हंस दर्द से क्यों छटपटा रहा था, पता है आपको इसका आंसर? उसके शरीर में तीर छुपा हुआ था, इसलिए वह दर्द से छटपटा रहा था। मतलब उसके शरीर में तीर लग गया था, इसलिए वो दर्द से छटपटा रहा था। नेक्स्ट इज, नेहा और संभव कौन थे? नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। क्वेश्चन फिफ्थ, संभव को किस चीज का शौक था? संभव को बाहर के खाने पीने की चीजों का बहुत शौक था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संभव को रुपए किसने दिए? संभव को रुपए पापा ने दिए, मतलब संभव को रुपए उसके पापा ने दिए। नेक्स्ट 7th, अंशिका और अमन किस दिन पतंग उड़ा रहे थे? अंशिका और अमन रविवार के दिन पतंग उड़ा रहे थे। माँ ने घायल कबूतर को कहाँ रखा? माँ ने घायल कबूतर को रुई के फाहे में रखा। पक्षियों का अस्पताल कहाँ स्थित है? पक्षियों का अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने है। सलीम का दाखिला किसने कराया? सलीम का दाखिला अंकित के माता पिता ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन 12th, सलीम को गायन प्रतियोगिता में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सलीम को गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बच्चों आपको इसके आंसर इसी प्रकार से देने हैं। तो बच्चों आपको जो खंड ड़ा है वो आपको खुद से ही करना है। अनुच्छेद लेखन बसंत ऋतु है एक, और नेक्स्ट है पुस्तकालय। तो आपको ये अच्छे से करना है। अनुच्छेद लेखन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। बसंत ऋतु आपको इसी में लिखना है। मैं एक बसंत ऋतु का आपको रीड कर देती हूँ। संसार में भारत ही ऐसा देश है जहाँ सारी ऋतु आती हैं, गर्मी, वर्षा, सर्दी तथा बसंत। बसंत ऋतु का आगमन भीषण सर्दी के बाद होता है। बसंत ऋतु सभी ऋतु में सबसे सुहानी ऋतु है। यह ऋतु ना तो अधिक सर्दी होती है इस ऋतु में और ना गर्मी। यह ऋतु फरवरी मार्च में होती है। इस ऋतु में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। चारों ओर बागों में फूल खिलते हैं, फूलों पर भंवरे दिखाई देते हैं, तितलियां मंडराती हैं, आमों में बौर आने लगती हैं और कोयल की कूक सुनाई देती है। इस ऋतु में शीतल तथा मंद मंद पवन बहुत सुखदायी लगती है। बसंत पंचमी तथा होली का त्यौहार भी इस ऋतु में आता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के मन प्रसन्नता से खिल उठते हैं। शायद इसलिए हम इसे बसंत ऋतु कहते हैं। तो बच्चों आपको इसका आंसर इसी शीट में लिखना है, और ये आपकी बुक में भी, व्याकरण की बुक में भी दिया हुआ है जहाँ पर अनुच्छेद लेखन है, तो आपको इसी में लिखना है ये। और नेक्स्ट जो है पुस्तकालय,
तो पुस्तकालय भी बहुत इजी है। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, तो मैं उसको एक बार रीड कर देती हूँ। पुस्तकालय के संकेत बिंदु भी दिए हुए हैं, तो उसी के आधार पे आपको लिखना है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। विद्यार्थी का पुस्तकों से गहरा संबंध है। जीवन में प्रगति करने के लिए पुस्तकालय बहुत उपयोगी होते हैं। इसी कारण हर विद्यालय में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है, जहां अनेक भाषाओं की तथा हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध हैं। हमारे विद्यालय में पुस्तकों की अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग अलमारियों में रखी गई हैं। किसी भी विषय के बारे में कुछ जानना हो तो हम पुस्तकालय में जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे लिए हर विषय की पुस्तक खरीदना संभव नहीं होता, पर पुस्तकालय जाकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि वह पुस्तकालय में शांति रखें तथा पुस्तकें पढ़ने के उपरांत उन्हें यथास्थान पर रख दें तथा पुस्तकें गंदी ना करें। पुस्तकालय के नियमों का पालन करें। तो बच्चों, आपको इसी तरीके से इन्हीं लाइंस में आपको ये पुस्तकालय का पूरा अनुच्छेद लिखना है। ये आपकी बुक में भी है, तो आप उसको अच्छे से लर्न करके लिख सकते हैं। और बाकी बच्चों, ये मैं आपको संवाद लेखन पहले भी करवा चुकी हूँ। बाहर घूमने जाने के लिए माँ और बेटी बेटा के बीच संवाद, तो आपको वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है। और मैंने इसके आंसर्स भी आपको पहले दिए हैं, तो आप चाहें तो उसमें से देखकर भी लिख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है पिताजी माँ से नए कपड़े खरीदने की बातचीत। या तो पिताजी या माँ से आप नए कपड़े खरीदने की बातचीत कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक में अपने पिताजी से घूमने या भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगते हुए पत्र लिखना है। उसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है सबसे पहले हिंदी में। उसके बाद यहाँ से आपको पत्र शुरू कर देना है। और जो लास्ट में लाइन है 3, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र और उसके बाद अपना नाम, या आज्ञाकारी पुत्री और अपना नाम। अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र, ऐसे ही आपको ऊपर अपना पता और दिनांक लिखना है, दिनांक यानी कि तारीख। और उसके बाद प्रिय मित्र करके आप स्टार्ट कर सकते हो। मित्र या सखी जिसको भी आप पत्र लिख सकते हो। उसके बाद चित्र लेखन जो है वो आएगा, तो आपको वो अच्छे से करना होगा। चित्रलेखन में आपको ये सारी चीज़ें देखनी हैं। और उसके बाद इसमें देखना है कि क्या क्या दिखाई दे रही हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चित्रलेखन में लिखना होगा। जैसे ये एक चित्र है, प्रदूषण से रिलेटेड ही दिख रहा है ये, तो आपको उससे रिलेटेड इसका आंसर लिखना है। तो जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हो कि क्या बोलते हैं, ये एक चित्र शहर का है, ये एक बड़े शहर का चित्र है। इस चित्र में एक सड़क है और इस सड़क पर बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इस चित्र में हम एक नदी देख सकते हैं जो बहुत बड़ी सी दिखाई दे रही है। सड़क के किनारे एक लड़का गाय को नहला रहा है और कुछ अन्य जानवर भी हैं तब भी दिखाई दे। और 2 लोग, एक स्त्री और एक पुरुष, कपड़े धो रहे हैं। नदी के किनारे सड़क के दूसरी ओर कुछ फैक्ट्रियां दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है और गाड़ियों से भी धुआं निकल रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो बच्चों, आपको इसी तरीके से चित्र वर्णन करना होगा, उसका आंसर आपको इसमें लिखना होगा। आपको जो जो भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो बच्चों, आपको इस प्रैक्टिस शीट को अच्छे से करना है। धन्यवाद।